हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी चैनल में। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका जो पेपर हुआ है 20 अगस्त को सीटेट का, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। आपने क्वेश्चन अच्छे से अटैम्प्ट किए होंगे और आप ज़रूर सफल होंगे एग्ज़ाम में। तो देखिए, अब तो सीटेट का एग्ज़ाम हो चुका है, तो अब हम तैयारी करते हैं यूपी टेट की। तो यूपी टेट का जो है एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होगा और उसकी तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास होता है तो इतनी ज़्यादा तैयारी हो नहीं पाती है। इस वजह से आपको तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी के लिए CDB का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ आज। अब धीरे धीरे मैं सारे जो CDP है, हिंदी है, मैथ है, EVS है, सारे करवाऊँगी धीरे धीरे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको वीडियोस मिलते रहें और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों को। तो आज का जो सेशन है वो है बाल विकास का CDP का प्रैक्टिस सेट 1 और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहाँ उनकी अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, उन्हें खेलने का मौका मिले, उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले या कड़ा अनुशासन हो। तो आप बताइए कि बच्चे किस वातावरण में बेहतर सीख सकेंगे। ऑब्वियसली बच्चे उसी वातावरण में अच्छा सीख पाएंगे जहाँ पे उनको स्वतंत्रता मिलेगी, जहाँ जिस वातावरण में उनको स्वतंत्रता का अनुभव होगा, ऐसे जगह पे ही बच्चे जो है अच्छा सीख सकते हैं, उसी वातावरण में अच्छा से सीख सकते हैं बच्चे। तो इसका आंसर होगा कि उनकी अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले। जहाँ पे जिस वातावरण में बच्चों को उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिलता है, वहाँ बच्चे सीख सकते हैं और अच्छे से सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। समय की पाबंदी सीखता है, यह एक उदाहरण है। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कैसा अधिगम है, ये कैसा अधिगम है। यहाँ पे देखिए एरर हो गया है, तो ये अधिगम है, अधिगम लिखा हुआ है, अधिगम। तो ये वाचिक अधिगम, प्रेक्षण अधिगम का, कौशल अधिगम का या अंतरण अधिगम का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेक्षण अधिगम का। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से समय की पाबंदी सीखता है, तो वो जो अधिगम होता है वो कहलाता है प्रेक्षण अधिगम। विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के व्यवहार का अनुकरण जो है वो क्या कहलाता है, प्रेक्षण अधिगम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, जो कमियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद क्या चाहिए। सघन अभ्यास कार्य होना, समुचित उपचारात्मक कार्य होना, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना या शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। तो विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती हैं, उनके निदान के बाद ये चाहिए कि शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना। यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्रोध प्रकट करता है। यह इंगित करता है, एक शिक्षक बच्चों द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों पर क्या करता है, क्रोध प्रकट करता है। तो ये किस ओर संकेत करता है, किस ओर ये संकेत करता है कि वह बच्चे का शुभचिंतक है, उसमें ज्ञान की कमी है, वह कुंठित है, वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। तो जब शिक्षक ऐसा करे कि बच्चों की छोटी छोटी गलतियों पर वो गुस्सा दिखाए, क्रोध प्रकट करे, तो ये चीज़ बिल्कुल सही नहीं है, ये बहुत ही गलत बात है। और इसका आंसर हो जाएगा कि वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं है। जब शिक्षक संवेदनात्मक रूप से संतुलित नहीं होता है, तभी वो ऐसा कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। NCF 2005 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह NCERT द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है, जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियाँ प्रस्तुत करता है।
यह भारत की गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को और भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ की बात करें तो एनसीएफ 2005 एक दस्तावेज है जिसका निर्माण राष्ट्रीय शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान एनसीईआरटी के द्वारा किया गया है, जो भारत में विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था को एक दिशा निर्देश देता है। तो इससे इसका आंसर हो जाएगा कि यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की ओर संकेत करती है। प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां जो होती हैं वो किस ओर संकेत करती हैं कि वे कैसे सीखते हैं। शिक्षार्थियों का सामाजिक आर्थिक स्तर, यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता, सीखने की अनुपस्थिति। तो इसका आंसर हो जाएगा वे कैसे सीखते हैं। जैसे देखिए, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां त्रुटियां उसके कार्य प्रणाली को बताती है कि विद्यार्थी कोई कार्य किस प्रकार कर रहा है, किस प्रकार वह सीख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा जो ग्रस्त है वह शॉ को वाज, न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है। तो वह किससे ग्रसित है, किस बीमारी से ग्रसित है। शब्द जबलिंग विकार, डिसलेक्सिया दो बार टाइप हो गया है, डिस्मॉर्फिया। तो इसका आंसर हो जाएगा कि शब्द जबलिंग विकार इसको कहते हैं। जब बच्चा जो है किसी शब्द को उल्टी तरह से पढ़े तो उसको शब्द जबलिंग विकार कहा जाता है। इसे देखिए, अक्षरों के हेरफेर से शब्दों को ना पहचान पाना और एक प्रकार का विकार होता है और इसे शब्द जबलिंग विकार कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम उसकी प्रगति की नियमित रूप से जांच करें। बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांच के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, बच्चों को नियमित रूप से गृह कार्य दें या बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि बच्चों के लिए नियमित रूप से गतिविधियां आयोजित कराएं। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये नहीं होगा। इसका आंसर ये हो जाएगा कि बच्चों की, ये गलत हो गया, ये आंसर नहीं होगा इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, मिस्टेक हो गया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका कि बच्चों को सीखने की जो प्रक्रिया में प्रगति तभी होगी जब बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से जांच के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाया जाए। यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर, धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, व्यवहार के स्पष्ट नियम बताकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियों का संचालन जो है वो सप्ताह में एक बार होना चाहिए, प्रत्येक विषय के साथ सम्मिलित होना चाहिए, अलग से संचालित करना चाहिए, अतिरिक्त समय में कराया जाना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सप्ताह में एक बार होना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर 1 से 5 तक के बच्चों के लिए संगीत, कहानी कहने, नाटक, कला, शिल्प, खेल आदि जैसी गतिविधियां सप्ताह में एक बार जरूर होना चाहिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है इनमें से चढ़ना, फुदकना, दौड़ना या लिखना। तो सूक्ष्म गतिक कौशल कौन सा है? लिखना है। लिखना क्या है? सूक्ष्म गतिक कौशल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, आप उसके लिए क्या करेंगे? उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे, मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब बालक जो है
सदैव चिंतित और कुंठित रहता है तो आपको क्या करना है, आप जो है बालक के चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर आपको ये चाहिए कि उसे साथ मिलकर उसके साथ आप मिल करके उसको समायोजित करें तथा स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बालक की मानसिक आयु वर्ष और शारीरिक आयु 10 वर्ष से 10 वर्ष है, उसका IQ होगा, इसका IQ क्या होगा। एक बालक की मानसिक आयु जो है वो 12 वर्ष है, 12 वर्ष है और शारीरिक आयु 10 वर्ष है, तो उसका IQ क्या होगा। तो आपको आता होगा आई थिंक IQ निकालना, और इसका जो सूत्र है वो भी आपको पता होगा। मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100, यही होता है ना इसका सूत्र। आई थिंक आप सभी को पता होगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसकी आयु जो है वो क्या है, मानसिक आयु 12 वर्ष है और इसका जो है शारीरिक आयु क्या है 10 वर्ष है, तो इंटू 100 कर देंगे इक्वल टू 120 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समेकित शिक्षा इंगित करती है, समेकित शिक्षा इंगित करती है, किस तरफ इंगित करती है। सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल। एक ही स्कूल जो है समेकित शिक्षा की ओर इंगित करता है। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे। अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, आदर्श रूप से बर्ताव कर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो इसका आंसर हो जाएगा आदर्श रूप से बर्ताव कर। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बर्ताव, उनका व्यवहार जो है वो आदर्शवादी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक पूर्वाग्रह। किसी भी कार्यक्रम में विशेष लिंगी के पक्ष में अगर अपनी गतिविधि या कार्य करना जो है वो क्या कहलाता है, लैंगिक पूर्वाग्रह। वो लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है अगर जहाँ पर विशेष लिंग को अगर वो मिलती है वरीयता तो वह लैंगिक पूर्वाग्रह कहलाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं हैं, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी सब देखिए ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, बिल्कुल गलत है। विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि ना लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, अगर कोई विद्यार्थी पाठ में रुचि नहीं ले रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षण विधि बदल दें, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाकर पाठ को रुचिकर बनाएं, कक्षा से चले जाएं या कक्षा में कोई अन्य कार्य प्रारंभ करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब विद्यार्थी जो है रुचि ना ले तो शिक्षक को पढ़ाते समय अपने कौशलों का सही उपयोग करना चाहिए। अतः ऐसी स्थिति में शिक्षक को अपने शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए। क्या करना चाहिए, शिक्षण विधि में बदलाव करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि व्यवहार का करना पक्ष में आता है।
व्यवहार का करना किस पक्ष में आता है? सीखने के गतिक क्षेत्र, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र या सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र? तो इसका आंसर हो जाएगा सीखने के गतिक क्षेत्र। व्यवहार का करना पक्ष जो है वो सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है, जैसे करके सीखना। अगला प्रश्न है कि बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। बच्चे के विकास की सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है किस चीज़ में? शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण क्या हो सकता है? शिक्षार्थी की सामाजिकरण प्रक्रिया, शिक्षार्थी द्वारा बनाई गई विचारना नीति, या परिवार की आर्थिक स्थिति, या फिर बालक का लालन पालन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी द्वारा बनाई गई विचारना नीति, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कक्षा 1 के बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? कक्षा 1 की बात हो रही है यहाँ पे। कक्षा 1 में बच्चों में भाषा कौशल का विकास किस क्रम में होना चाहिए? सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना, या फिर लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, या सुनना, लिखना, बोलना, पढ़ना, या लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुनना। पहले सुने बच्चा, फिर बोले, पढ़े, उसके बाद लिखे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना जो है यही सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव व्यक्तिगत परिणाम है, मानव व्यक्तिगत परिणाम है केवल आनुवांशिकता का पालन पोषण और शिक्षा का, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, केवल वातावरण का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। मानव व्यक्तिगत परिणाम किसका है? आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कक्षा 1 और 2 स्तर के बच्चे अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं या मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं? पढ़कर शीघ्र सीखते हैं या लिखकर शीघ्र सीखते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। देखिए कक्षा 1 एवं 2 स्तर के बच्चे एक ही आयु वर्ग 2 से 7 वर्ष होती है उनकी आयु, और इस आयु में बच्चे मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होती है? नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए जो है कौन सी थीम सबसे अच्छी होगी? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा परिवार, या मेरा विद्यालय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर सी, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा से शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय जो है वह बिल्कुल सही होगा एक वस्तु थीम के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा परिवार। तो ये रहा आज का वीडियो। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। आप एनसीईआरटी का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करके भेजिएगा। और आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और अच्छे भी लगे होंगे। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।